जय हिंद दोस्तों। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 का आज का जो हमारा है प्रैक्टिस सेट 15 है और इस प्रैक्टिस सेट 15 में आज हम लोग फ्रेंड्स सामान्य ज्ञान का 40 अति महत्वपूर्ण सवालों को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको जो है सामान्य ज्ञान का 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और आज के इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट सवाल को हम लोग क्लियर करेंगे और विस्तार में समझने का प्रयास भी करेंगे। अभी तक आप लोगों ने 14 तक नहीं देखा है तो जरूर से जरूर वीडियो देख लीजिएगा। सारा वीडियो आपका अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए आज का हमारा जो पहला सवाल स्टार्ट होता है सामान्य अध्ययन में। पहला सवाल में आपको पूछ रहा है, मंदिर से संबंधित सवाल है कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए ये लिंगराज मंदिर जो है ये कहाँ पर अवस्थित है या फिर स्थित है, तो हम लोग सही आंसर कर देंगे आपका ऑप्शन सी भुवनेश्वर में, ठीक है। लिंगराज मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, तो भुवनेश्वर में स्थित है। देखिए ये जो मंदिर है ये बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है और ये जो मंदिर है भगवान हरिहर को समर्पित है। हरि और हर, इसमें दो वर्ड छुपे हुए हैं। हरि जिसका मूल अर्थ हो गया एक तरह से कहिए, हरि का अर्थ हो गया भगवान विष्णु और हर का मतलब हो गया, हरा का मतलब हो गया भगवान शिव। तो ये जो मंदिर है लिंगराज मंदिर, ये भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों को जो है समर्पित है। लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में आपका स्थित है। भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है? भुवनेश्वर आपका उड़ीसा की राजधानी है, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए सारे सवाल को हम लोग जो है बिल्कुल विस्तार में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो आपका 40 जीके का इंपॉर्टेंट सवाल क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए करंट अफेयर्स का एक तरह से कह सकते हैं सवाल है, कुछ दिन पहले का ये करंट अफेयर्स का सवाल था। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? अब यहाँ पर देखिए एक ऑपरेशन चला था और ये ऑपरेशन जो है भूकंप आया हुआ था तुर्की और सीरिया जो देश है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है हमारा भारत देश जो है इन्होंने मानवीय सहायता प्रदान करने की प्रयास भी किया। तो इसका देखिए हम लोग सही आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन ये करेंगे ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के तहत जो है भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया था। अच्छा देखिए ये जो है अगर यदि पूछा जाए कि ये कब ये घटना घटित हुआ था, तो ये घटना घटित हुआ था 6 फरवरी 2023 ईस्वी पे, ठीक है। कब? 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में बहुत ही बड़ा भूकंप आया था। वहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है डेथ हो गया था और ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने जो है त्वरित खोज और बचाव अभियान चालू किया था, समझ गए। और इसके तहत भारत ने जो है राहत सामग्री भी पहुँचाया, चिकित्सा उपकरण भी पहुँचाया, मोबाइल अस्पताल भी। उसके तहत जो है जितने भी लोग इंजरी हुए थे सभी लोगों को मोबाइल अस्पताल के तहत जो है उनको ट्रीटमेंट किया और एनडीआरएफ की टीमें भेजकर वहाँ पर जो है मलबे में जितने भी लोग दबे हुए थे सभी लोगों को निकालने का काम भी किया, समझे। तो भारत जो है कभी भी यदि कोई देश दूसरे देश जो है संकट में पड़ता है तो भारत हमेशा जो है मदद करने का प्रयास करता है, ठीक है। कुछ एक दो देशों को छोड़ दिया जाए तो। चलिए तो हम लोग प्रश्न संख्या 2, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया? ऑपरेशन दोस्त, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3, ये भी सवाल देखिए आपका इंपॉर्टेंट ही है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर परभक्षी का मतलब आपको हम बता देते हैं, ठीक है। परभक्षी का मतलब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। परभक्षी क्या होता है ना कि कोई वैसा जीव या जंतु, कोई वैसा जीव जो है वन्य जीव, एक तरह से कह सकते हैं कि भोजन के लिए जो है दूसरों के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे जीव को मारते हैं, फिर वो अपना खा करके जो है पेट भरते हैं। और ये जीव जो है मांसाहारी ही होते हैं और पारिस्थितिक तंत्र के इकोसिस्टम को संतुलन बनाए रखने में भी ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे में सिंह हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, भेड़िया हो गया, ये सभी क्या है, परभक्षी है, समझे। क्या है? परभक्षी है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन सा है? इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ढोल। अब ये ढोल जो है ना, सिर्फ ढोल इसका नहीं नाम है, ढोल इसके बहुत प्रजाति है, इसमें ढोल सोन कुत्ता हो जाएगा। और ये जो है दक्षिण और पूर्व एशिया में जो है एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते थे उस टाइम, लेकिन अभी क्या है ना ये विलुप्त प्राय हो गए। ये कुत्ता के आकार के रहते हैं और ये सभी क्या करते हैं, जीवों को मार करके खाने का काम करते हैं, समझे। लेकिन अभी क्या है, ये जो है
विलोपन के कगार पर पहुंच गया। विलोपन का मतलब ये होता है कि अब बिल्कुल खत्म होने वाला है, कहीं कहीं दिखता है चाहे नहीं भी दिखता है, समझे। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। तो विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी ढोल हो गया, ढोल सोन कुत्ता। इसको ढोल सोन कुत्ता भी आप कह सकते हैं, ये एकदम बिल्कुल कुत्ता के आकार का ही रहता है, समझ गए। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है कि करगम कहाँ का लोक नृत्य है। देखिए लोक नृत्य से आपको संबंधित सवाल जरूर एक न एक जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए करगम जो आपका है ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कहाँ का है, तमिलनाडु का जो है आपका लोक नृत्य है, समझ गए। अच्छा एक और तमिलनाडु से संबंधित एक सवाल पूछा जाता है भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, समझ गए। ये क्या है, लोक नृत्य है, कौन सा, करगम। और हम आपको भी क्या बताएं, भरतनाट्यम, ठीक है। भरत या फिर भरतनाट्यम कह सकते हैं, नाट्यम, भरतनाट्यम। ये जो भरतनाट्यम है ये भी है तमिलनाडु से ही रिलेटेड, लेकिन ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, शास्त्रीय नृत्य, समझे। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 5 नंबर सवाल। सवाल में क्या पूछ रहा है कि कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी। सही आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल। क्या समझे, कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना जो है क्योटो में उद्भूत हुई थी, और क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, समझे, जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 6, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है। 6 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन ए, शिमला में, ठीक है। क्या करेंगे, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर है, शिमला में, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में जो पड़ता है। चलिए अगला सवाल 7 नंबर सवाल। क्या पूछ रहा है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है, तो एंजेला मार्केल इनका नाम था। क्या नाम था, एंजेला मार्केल। इनको जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगला सवाल आपका है, एक वाक्यांश है, क्या है, यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस आप जान ही रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस जो है अपने आप में एक पावरफुल है। तो ये जो वाक्यांश है इसके साथ में किनका नाम जुड़ा हुआ है, तो इसका हम लोग सही आंसर करेंगे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। क्या नाम करेंगे, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हम लोग बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर करेंगे। इन्हीं का नाम जो है यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 9 की ओर। देखिए क्या पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन बने। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है। अभी के समय में आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुने होंगे, आप लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। तो डोनाल्ड ट्रंप एकदम तरह से कहिए कि पागल हो गया है नोबेल पुरस्कार लेने के लिए। उसको लगता है कि नोबेल पुरस्कार हमें मिलना चाहिए, है ना। उसके लिए क्या क्या अलबल कुछ भी बोलते रहते हैं वो। तो चलिए हम लोग उधर नहीं जाकर के प्रश्न की ओर आते हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता निम्नलिखित में से कौन थे। सही आंसर हम लोग करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको सन 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 1913 ईस्वी में। किनको, रविंद्रनाथ टैगोर को। क्लियर हो गया। अगला सवाल, यूएसए, क्या है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यूएसए जो है इसका राष्ट्रीय खेल जो है ये कौन सा है, तो इसका राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्या है, बेसबॉल। ऑप्शन डी यहाँ पर हम लोग सही करेंगे। अच्छा देखिए बेसबॉल अगर यहाँ पर आया तो आपको अगर सवाल पूछ दे कि बेसबॉल में जो है कितने खिलाड़ी खेलते हैं, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो बेसबॉल में खेलते हैं 9 खिलाड़ी। कितने खेलते हैं, इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा एक सवाल आपको और कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल, इसमें कितने खिलाड़ी रहते हैं, तो इसमें 12 खिलाड़ी रहते हैं। सभी खेलों में जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, 11 रहते हैं। इसमें रग्बी फुटबॉल में कितने रहते हैं, 12। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यहाँ पे बेसबॉल। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 9 खिलाड़ी खेलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 11 नंबर, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, ये जो संयुक्त अगर एक साथ में घटित हो
तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका स्टैग्फ्लेशन। क्या कहा जाता है? स्टैग्फ्लेशन। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक स्टैग्फ्लेशन कहलाता है। और यह जो है अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति होती है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ में मंदी का भी स्थिति होती है। समझे? क्या होता है? मंदी का भी स्थिति होता है। अगला सवाल है, एक पुस्तक है जिसका नाम है द पीपल्स प्रेसिडेंट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक जो है कौन है? ठीक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो आंसर हम लोग करेंगे SM खान। क्या आंसर करेंगे? SM खान जो है, इन्होंने ही जब जो पुस्तक है द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसका जो है राइटिंग किए हैं, लिखे हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, अगला सवाल करने से पहले आपको हम बता दें कि प्रत्येक वीडियो की भांति इस वीडियो का भी हमारा जो है लाइक का टारगेट 40 है। अगर यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, हमारा चैनल का नाम है GK विथ RK और आप देख रहे हैं GK विथ RK। अगर यदि आप अगला पार्ट इसका देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? 13 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे, वर्ष 1929। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा सन 1929 में किया गया था। क्लियर? अगला सवाल 14 नंबर, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ हुआ था? ये डच क्या थे? डच बाहर के लोग आए थे भारत में और इन्होंने क्या किया था? बिजनेस अपना स्टार्ट किया था, उपनिवेश प्रारंभिक किया था। तो ये सबसे पहले जो है कहाँ पर किए थे? हम लोगों को इसका आंसर देना है मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। भारत में जो है डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम में हुआ था। अगर यदि पूछा आपको, चलिए इसको हम थोड़ा सा बढ़िया से साफ कर लिए। अब आपको यहाँ पे डिटेल में लिख के बता देते हैं। सवाल 14 नंबर का हम लोग कर रहे हैं, मसूलीपट्टनम इसका आंसर हो जाएगा। अगर यदि पूछा जाए कि मसूलीपट्टनम में कब इन लोगों ने अपना चालू किया था, तो आपको इसका आंसर देना है 1605 ईस्वी में। कब? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इन्होंने क्या किया था? उपनिवेश स्टार्ट किया था। और भारत में डचों की अन्य कोठियां भी थी, जो पुलिकट हो गया 1610 ईस्वी में स्थापित किया, सूरत जो है 1616 ईस्वी में स्थापित किया, दलमीपट्टनम, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, बहुत सारी जगह पर भी लोग क्या किए? फैल गए। समझे? तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मसूलीपट्टनम। कौन सा वर्ष में? 1605 ईस्वी में। अगला सवाल, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? देखिए, संधि का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, संधि का मतलब हो गया समझौता। एक तरह से कहिए, क्या हो गया? समझौता। समझे? संधि का मतलब हो गया समझौता। तो प्रथम आंग्ल और मराठा युद्ध, ये युद्ध चल रहा था और ये जो है समझौता हो गया, इसका संधि हो गया। और ये जो है कौन सी संधि के तहत जो है इसको समाप्त किया गया था? तो ये संधि आपका था सलबाई संधि था। कौन सा संधि था? सलबाई संधि था। देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो है प्रथम युद्ध के बारे में पूछ रहा है। प्रथम संधि, देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो सलबाई संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था। अगर यदि आपको पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, समझे, कब हुआ था, अगर यदि पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी तक पहला हुआ था। ठीक है, और कारण क्या था? तो मराठों के आपसी झगड़े और तथा अंग्रेजी के महत्वाकांक्षाएं बहुत सारी थी। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला करके क्या हुआ था? यहाँ पर जो है एकदम युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल आपका है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? अच्छा, ये शिवाजी का पूरा नाम क्या था? तो छत्रपति शिवाजी। क्या नाम था? छत्रपति शिवाजी। और इन्होंने जो है 2 बार सूरत को लूटा। कब? 2 बार। छत्रपति शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। प्रथम बार कब लूटा? तो प्रथम बार आपका लूटा 1664 ईस्वी में। और दूसरी बार कब लूटा? तो 1670 ईस्वी में दूसरी बार लूटा। समझ गए? अगला सवाल 17 नंबर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका 17 नंबर में? तो देखिए, क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है या फिर जाना जाता था? तो 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल 18 नंबर, 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? एक युद्ध हुआ था 1739 में। कौन सा युद्ध था? करनाल का युद्ध था। इसमें 2 लोग लड़े। पहला तो लड़े नादिर शाह और दूसरा कौन लड़े? तो यहाँ पर मोहम्मद शाह।
नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। कब? 1739 ईस्वी में, समझे। और इस युद्ध में क्या हुआ? नादिर शाह क्या हो गया? विजयी रहा। नादिर शाह विजयी हो गया और मोहम्मद शाह हार गया। इसको ध्यान में रखिएगा। 19 नंबर, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? सही उत्तर करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो नवंबर 1946 में। आपको पूछे कब हुआ था इसका गठन, तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला सवाल 20 नंबर है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो देखिए, ये गारो हो गया, ये खासी हो गया और ये जयंतिया हो गया। 3 अलग अलग पहाड़ियाँ हैं और ये पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? कौन सी चीज़ का, कौन सा पहाड़ी का भाग है? तो इसका हम लोग आंसर करेंगे दक्कन पठार का। क्या करेंगे? दक्कन पठार का। सही उत्तर ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। 21 देखिए, भारत में किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? भारत में किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? 21 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे पंजाब। भारत के पंजाब राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सही आंसर क्या करेंगे? पंजाब करेंगे। अगला सवाल देखिए 22 नंबर, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा जो है वो कौन सा है? अब यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड आ गया दर्रा। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? पास भी कहते हैं। ठीक है, दर्रा। और यहाँ पे सवाल क्या है? 2 पहाड़ी का नाम दिया है। पहला पहाड़ी है नीलगिरी और दूसरा पहाड़ी है अन्नामलाई। और इन पहाड़ियों के बीच जो दर्रा है, तो सबसे पहले अब दर्रा का मतलब समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझा रही है, ये पहाड़ी हो गया और यहाँ से ये पहाड़ी हो गया। तो आप समझिए कि ये आपका हो गया नीलगिरी पहाड़ी और ये आपका हो गया अन्नामलाई पहाड़ी। अब ये 2 पहाड़ी है और ये जो जगह बचा, ठीक है, ये जो जगह बचा, यहीं पे क्या ना थोड़ा सा जगह रहता है, आने जाने का रास्ता बन सकता है। इसी को कहा जाता है दर्रा या फिर इसी को कहा जाता है पास। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित जो दर्रा है वो कौन सा है? तो हम लोग इसका क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन बी कर देंगे, दोदा बट्टा। ठीक है, दोदा बेटा। ठीक है, नहीं, सॉरी, ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ये, अनामुड़ी। रुक जाइए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम एक बार मिला लेते हैं। देखिए, हम तो यहाँ पे कर दे रहे थे ना, जबकि हमारा आंसर क्वेश्चन कौन सा हम लोग पढ़ रहे थे? क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे 22 नंबर का। तो इसका आंसर है पालघाट। समझ गए? क्या आंसर है? पालघाट। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा पालघाट है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था ये ऊपर नीचे देखने के चक्कर में। ठीक है, चलिए इसको स्किप करते हैं, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर हम लोग करेंगे अनाईमुड़ी। क्या करेंगे? सर्वोच्च शिखर दक्षिण भारत का अनाईमुड़ी करेंगे। चलिए अगला सवाल 24। क्वेश्चन पूछ रहा है कि महाबालेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हम लोग इसका आंसर करेंगे 24 नंबर का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। उसके बाद अगला सवाल देखिए, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम जो है वो कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम वो जो है वो आपका अरावली हो जाएगा। इसका सही आंसर अरावली। क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन पहाड़ी कौन सी है? अरावली है भारत की। समझे? आप कहेंगे हिमालय भी, तो हिमालय जो है बाद में बना है, अरावली पहले बन चुका था। अगला सवाल देखिए, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है कौन सा क्षेत्र में? भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कौन सा क्षेत्र में पाई जाता है? अब यहाँ पर आप कहेंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी के हम लोग तो आंसर जानते हैं सर कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। लेकिन ये प्रच्छन्न बेरोजगारी आखिर होता क्या है, आप अपने भाषा में समझाइए। समझें? तो देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब समझ लीजिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी को दूसरा नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी। और ये क्या होता है कि वह स्थिति होता है जहां पर आवश्यकता से अधिक लोग किसी कार्य में लगे रहते हैं। ठीक है, मान के चलिए किसी काम में आवश्यकता है 4 लोगों का और यहाँ पे काम कर रहे हैं 5 लोग। यही होगी आपका छिपी हुई बेरोजगारी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसमें व्यक्ति काम करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन उसकी सीमांत उत्पादकता बहुत कम हो जाती है। जैसे कि मान के चलिए एक ही काम को 4 की जगह पर 8 लोग कर रहे हैं, तो लगता है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उत्पादकता क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है,
और यदि कुछ अतिरिक्त लोगों को हटा भी दिया जाता है तो कुल उत्पादन पर कोई भी असर इसमें नहीं पड़ता है, और यही हो जाता है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। और प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे अधिक किस में है? कृषि क्षेत्र में। अब आप मान के चलिए खेती बाड़ी करने वाले लोग होंगे, गाँव के लोग होंगे, या फिर आप लोग देखते होंगे कि खेती के समय में जैसे एक घर में मान के चलिए किसी के पास 2 बीघा जमीन है, क्या है? 2 बीघा जमीन है। अब वो 2 बीघा जमीन के ऊपर खेती करने के लिए ना 4 लोग पर्याप्त हैं, लेकिन यही सी खेती के चक्कर में 4 के जगह पर क्या है, पूरा घर वाले लोग लगे हुए रहते हैं, 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग लग जाते हैं इसी में। तो यही आपका हो गया प्रच्छन्न बेरोजगारी। समझे? चलिए, उम्मीद है इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्र में 1 वर्ष में रोजगार की सुनिश्चित करता है, कितने दिनों का? 27 का हम लोग आंसर करेंगे। क्या आंसर करेंगे? 27 का, ऑप्शन डी करेंगे 100 दिन का। लेकिन ये अब क्या है? अब ये आपका इतिहास हो गया। क्या हो गया? इतिहास हो गया। अगर यदि आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते होंगे तो इसका नाम बदल गया है, मनरेगा का नाम क्या हो गया है? बदल गया है। अगर यदि आपको इसका नया नाम है तो बताइएगा। इसका नया नाम है जी राम जी। ठीक है, अगर यदि आपको इसका पूरा नाम पता है तो आप लिखिएगा, हमें कमेंट में बताइएगा, सभी लोग जानेंगे भी कि इसका पूरा नाम क्या है। आप लिखिएगा 27 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे ऐसे करके लिखिएगा, फिर इसका पूरा नाम लिखिएगा। जी से ये हो गया, आर से ये हो गया, ये से ये हो गया, इस तरह करके लिखिएगा। तो हम अगला वीडियो में आपका नाम भी लेंगे जिसका पहला कमेंट रहेगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए 28, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? 28 हम लोग इसका आंसर करेंगे ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। क्या करेंगे? 28 का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। संविधान के अनुच्छेद 51 में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। यहाँ पर कहते हैं कि ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, ये मुझे मिलना चाहिए। क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने भारत में? 6। तो यहाँ पर देश के लिए हमारा कुछ कर्तव्य भी है जो आपका अनुच्छेद 51 के काम में लिखा हुआ है, 51 के ये में लिखा हुआ है कि हमारा क्या क्या मौलिक कर्तव्य है। समझ गए? चलिए, हम एक वीडियो भी बनाए हैं कि हमारा कितना मौलिक कर्तव्य है, सबका नाम भी हम उसमें बताए, आप सर्च कर सकते हैं वीडियो देखना चाहेंगे तो। अगला सवाल देखिए, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? और 29 का हम लोग जो सही आंसर करेंगे, 29 का करेंगे बी, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। 30 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? सही आंसर हम लोग 30 नंबर का करेंगे ऑप्शन ये, समान नागरिक संहिता। क्या है? समान नागरिक संहिता। ये क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। 31 देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व का क्या मतलब समझ गए? राजस्व का मतलब समझ लीजिए टैक्स, अंग्रेजी मीडियम वाले। ठीक है, टैक्स एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी, और इसका सही आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी, दक्षिणी भारत में। ठीक है, क्या करेंगे? दक्षिणी भारत में। ब्रिटिश भारत के दक्षिणी भारत प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। अभी भी आप दक्षिण भारत का मूवी देखेंगे ना, जिसमें ये सारा कुछ दिखाया गया है कि जमीन के ऊपर टैक्स लेना था, जो खेती करते थे लोग उसके ऊपर देना पड़ता था। साउथ मूवी में ये सब बढ़िया चीज़ दिखाता है। बॉलीवुड से अच्छा तो साउथ मूवी आप लोगों को देखना चाहिए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसकी विफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी बनाई गई थी? किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था? 32 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ये, असहयोग आंदोलन। क्या करेंगे? असहयोग आंदोलन की जब विफलता हो गई, इसके बाद जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। अच्छा, अगर यदि आपको पूछा जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई, तो आपको क्या आंसर देना है? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। असहयोग आंदोलन बीच में ही बंद हो गया था चौरा चौरी हत्याकांड के कारण से। ठीक है, इसीलिए स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। अगला सवाल है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो हम लोग क्या कर देंगे आंसर? गांधी जी। बहुत ही सवाल इजी है। सत्याग्रह शब्द का निर्माण महात्मा गांधी ने किया था। इन्होंने सत्याग्रह सर्वप्रथम जो है प्रयोग इसका जो है दक्षिण अफ्रीका में किया था, क्योंकि गांधी जी वहीं पे पढ़ने गए थे और वहीं से इन्होंने जो है सत्याग्रह करना चालू कर दिया था। अगला सवाल आपका है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? करेक्ट आंसर हम लोग 34 का करेंगे सी, यहाँ पर 34 का करेंगे हम लोग सी। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? सरदार भगत सिंह ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए
35 में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 35 का हम लोग क्या आंसर करेंगे, ऑप्शन बी करेंगे, लाला हरदयाल। अगला सवाल आपका देखिए, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। और एक तरह से कह सकते हैं कि भारत के जो पश्चिमी तटीय मैदान है और कि उसके जो उत्तरी भाग है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। 36 का हम लोग आंसर करेंगे कोंकण तट। क्या करेंगे, कोंकण तट करेंगे, समझे। और अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 37। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक के केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। कौन सा एक कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। 37 का आंसर हम लोग करेंगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्या करेंगे, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। मतलब कि यहाँ पे एक तरह से समझ सकते हैं कि ये बॉर्डर साझा करती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अब ये देखिए भ्रंश घाटी क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। भ्रंश घाटी जो है, जो जमीन की जो प्लेटें हैं उसके खिसकने के कारण जो है ये पैदा हुई थी। तो भ्रंश घाटी क्या होता है ना कि दोनों तरफ से जमीन ये हो गया और ये बीच में बहुत ही निचली घाट हो जाता है, बहुत ही गड्ढा टाइप का हो जाता है, समझे, बहुत ही गड्ढा टाइप का। ये ऊंचा रहेंगे दोनों साइड से और ये बीच में गड्ढा, इसको क्या कहा जाएगा, भ्रंश घाटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, भ्रंश घाटी कहा जाएगा। और ताप्ती नदी जो है भ्रंश भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। अगर यदि आप झारखंड जीके की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड की अगर यदि जीके पढ़ रहे हैं तो आप इसमें ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि झारखंड का जो आपका दामोदर नदी है, कौन सा नदी, दामोदर नदी, ये भी भ्रंश घाटी का ही हिस्सा है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 39 देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना, इसका मतलब क्या होता है। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी नीतियों को, निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को और उदारीकरण नीति को। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देना है, ठीक है। और अगला सवाल देखिए 40 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किस चीज़ से संबंधित है। तो 40 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे वित्त मंत्रालय से। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय से संबंधित है। भारत में अगर यदि आर्थिक सर्वेक्षण करना हो तो कौन करेगा, वित्त मंत्री करेंगे, ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। अभी इसमें ध्यान रखेंगे, अभी जो बजट आपका पास हुआ है, ठीक है, अभी आपका भारत में तुरंत अभी जो है जस्ट जो है क्या है बजट पास हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि परीक्षा में करंट अफेयर्स में बजट से एक सवाल पूछा जा सकता है, तो जरूर से जरूर उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।